नमस्कार। पब्लिक इंडिया संस्करण में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं जैसे कि गिरीश जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। आज थैंक यू। एक इम्पोर्टेंट समाचार हमारे पास आया है जिसकी इंफॉर्मेशन आप ही के थ्रू मिली मुझे और कुछ लोगों से और भी पता लगा, तो मैंने कहा आपसे बात करता हूँ। यूएस ने एक ज्वाइंट क्रिमिनल सिविल ट्रायल जो है वो इनिशिएट किया है, जिसमें जितनी भी सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज हैं, जिसमें यूएस की इंडाइटमेंट है, जिसमें 2029 करोड़ रुपए ऑफिशियल्स को देने की, ब्राइब देने का एक केस आपने देखा ईस्ट डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क कोर्ट में। ब्रायन पीस जो कि वहां के अटर्नी थे, उन्होंने डाला था। उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं वहां से, और ये मामला वहां के जो लीगल सेल है उसमें ये मामला जाना था। अब ये कहा जा रहा है कि जितनी भी क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी है या उनका केस है वो अब एक फेडरल जज सुनेंगे, और तीनों केसेस को न्यूयॉर्क में क्लब कर दिया गया है ज्वाइंट ट्रायल के लिए। ये डिसीजन जो है वो लिया गया है सरकारी तौर पर। अगर उनकी बात को सुने तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट एफिशिएंसी, शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं शेड्यूलिंग की, वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि एक ही समय पर तमाम तरीके की जो है वो बातें होंगी। अदानी के ऊपर $265 मिलियन की ब्राइब्स देने का मामला है, जो उसका पैसा उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट से रेज किया। उस पैसे को उन्होंने मार्केट से रेज किया और यूएस मार्केट से रेज किया, और उसको ब्राइब देने का काम जो है भारत में किया, जो एक अभियोग का मामला बनता है, क्योंकि यूएस मार्केट ये कहती है कि आपने वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आपके बॉन्ड्स खरीदे उनके साथ धोखा किया। धोखाधड़ी का मामला बनता है। अब जो ये केसेस हैं इनको टैग कर दिया गया है। इसमें यूएस के अदानी के खिलाफ क्रिमिनल केसेस जो बनते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का जो अदानी के खिलाफ सिविल केस बनता है, जिसका ब्रायन पीस ने जो अभियोग का मामला दर्ज किया, और एक केस और बनता है जिसमें एसईसी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अमेरिका का, और काबानेस सिविल केस अगेंस्ट द अदर एक्यूज। मतलब उसमें एक गौतम अदानी का नाम है, एक सागर अदानी का नाम है, और 4 और लोग हैं। तो उसमें अजूर पावर भी आता है, कि अजूर पावर उनका पार्टनर था। 12 गीगावाट के प्रोजेक्ट आपके ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू दिए गए, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि आप स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से बात करिए और उनको वो कॉन्ट्रैक्ट्स दीजिए। हालांकि तमिलनाडु की सरकार ने, एमके स्टालिन ने खासकर बयान दिया है कि हमने तो एसईसीआई यानी कि सेंटर के द्वारा अपॉइंटेड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू ही उनको 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट दिया। हमें नहीं पता था कि इसमें ब्राइब का मामला है। और अब सुनने में आ रहा है उन्होंने स्मार्ट मीटर्स का प्रोजेक्ट भी कैंसिल कर दिया है, जो आरआरसी के मतलब सेंटर के थ्रू उसकी 19,000 करोड़ रुपए की 8.63 मिलियन यूनिट्स की पैसा आना था सेंटर से। पर वो तमिलनाडु का जो पावर जनरेशन कंपनी है टैंगडो करके, उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर दिया, और एमके स्टालिन ने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है। एसईसीआई के थ्रू जो भी अभियोग का मामला है वो यूएस में जवाब दें। हमने तो कभी अदानी से मुलाकात भी नहीं की और हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। मैं वापस अभियोग के मामले पे आता हूं। ये जो मामला है, अब जो इसको सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज को फेडरल कोर्ट के अंदर कर दिया गया है, और ऐसा कहा जा रहा है कि लीगल काउंसिल जो प्रेसिडेंट के कार्य क्षेत्र से बाहर है, मतलब यूएस प्रेसिडेंट फेडरल कोर्ट में अभियोग के मामलों में एक तरीके से माफीनामा दे सकते हैं। बट अगर वो लीगल काउंसिल के पास मामला है तो वो माफीनामा के कार्यक्षेत्र से बाहर है। थोड़ा सा ये क्या कॉम्प्लिकेटेड मामला है। क्या लीगल काउंसिल को हटा देना या फेडरल कोर्ट में दोनों केसेस को कंबाइन कर देना, कहीं ये अदानी को बचाने का खेल मोदी साहब ने दिल्ली में बैठ के कामयाब तो नहीं कर लिया है इनके शपथ ग्रहण से पहले, डोनाल्ड ट्रंप के? जी आत्मजीत जी, अभी तो बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके मोदी जी और अमित शाह जी का देख के उनको जो पिक्चर दिखाई जाती है वो होती नहीं है। बिहाइंड द सीन उनके बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। आप एक क्रोनोलॉजी समझिए कि जैसे ही जयशंकर जी के लिए माइंड बनने लगे, उनको नाकामयाब बताया गया, उनको प्यून बताया गया, वेटर बताया गया, ट्रोल आर्मी या भाजपा के कोई भी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने उसका कोई खंडन नहीं किया या न उन्होंने उनका कोई वाजिब जवाब दिया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था, या करिए कि उनकी एक बहुत ही होशियारी से उन्होंने काम कर लिया है, जो काफी कंफर्म सोर्सेज से पता चला कि तीनों केसेस क्लब करने से ये होता है कि नाउ जज विल बी गिविंग द फाइनल ऑर्डर। और यूएस में फेडरल लॉ के अंडर जज अगर प्रेसिडेंट चाहेगा तो पार्डन कर सकता है।
तो ये अगर लीगल, आप देखिए इनिशियली जब भी उन्होंने केस बनाया, जो सागर अडानी के लैपटॉप से वगैरह डिटेल्स मिले, तो जैसे ही वो केस फाइल करते हैं तो एक वारंट क्लोज हो जाता है, और जैसे उनको लगेगा कि भाई मटेरियल में कुछ दम है, देन वारंट ओपन्स, तो वो वारंट ओपन किया उन्होंने। अब नाउ दैट वाज विद द लीगल डिपार्टमेंट, जिसपे किसी का इन्फ्लुएंस नहीं चलता है। तो बहुत स्मार्टली वो आमंत्रण लेने नहीं गए थे, वो आमंत्रण देने गए थे जयशंकर जी। तो वहां पे ये 6-7 दिन रुक के, और एक आप देखिए प्रोफाइल के वो जो फोटोज खुद अपलोड कर रहे थे, उसमें कहीं ना तो उनके साथ एम्बेसडर था, और वो डेलिबरेटली ऐसा बता रहे थे कि भाई उनका बड़ा इंसल्ट हुआ, उनको कोई मिला नहीं। दैट वाज द होल गेम, कि पूरा हिंदुस्तान उसी में लगा रहे, अरे मोदी जी का इंसल्ट हो गया, मोदी जी को बुलाया नहीं, ये कर दिया वो कर दिया, हम उसी में लगे हुए हैं। द मेन गेम वाज बिहाइंड दैट। अभी एक हो गया कि क्लब हो गए केस। अभी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं कि प्रेसिडेंट को पार्डन के पावर्स में, उसमें ट्रंप का जो रिकॉर्ड है 2017 से 2020 के बीच में उन्होंने 144 पार्डन किए। कन्विक्शन होने के बाद भी एक पार्डन किया था जिसका नाम था जॉय पेरियो। अब जॉय अरपैयो, जो अरपैये को जो उन्होंने सेंटेंस में से निकाला है, उसको फॉर वायोलेटिंग द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, उसको जज ने बोला था कि रेशियल प्रोफाइल जो आप चढ़ा रहे हो और बता रहे हो उसको, ये इसके लिए आपको जेल जाना पड़ेगा, और आप कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते, उसके बाद भी आपने ये सोशल मीडिया पे प्रोफाइलिंग किया है कास्टिज्म का। अब रीजन वाज, उसको पार्डन करने में ट्रंप ने लिख के दिया कि भाई 40 साल तक वो इलीगल इमिग्रेंट्स को ढूंढने के लिए गवर्नमेंट को हेल्प करता था, उनके प्रोफाइल ढूंढता था, तो ये उसका जॉब था, और इनडायरेक्टली ही हैज हेल्प्ड द स्टेट, सो ही इज बीइंग पार्डन। वो हो गया। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग केस अभी 2020 में जो निकलने के पहले उन्होंने करा था, एक बंदा है, दैट इज चार्ल्स कुशनर। अब वो आप ढूंढ सकते, चार्ल्स कुशनर, इनका जो दामाद है जेरेड, उसका ये फादर है, मतलब इसके ससुर है इसका, इसकी बेटी का। तो ट्रंप की बेटी का ससुर जो है चार्ल्स कुशनर, उसको टेम्परिंग, टैक्स इन्वेजन, वो जो उन्होंने इलेक्शन फंड में जो पैसों का गबन किया था, डिक्लेयर नहीं किया था, ऐसे सारे केस थे जिसमें 2005 में वो कन्विक्ट हो गए। 2020 में आने के पहले उनको ओनली सिर्फ पार्डन नहीं किया है, उनको अभी जाके फ्रांस का एम्बेसडर बना के भेज दिया है। तो वहां पर भी बड़ा वसीला चलता है, ऐसा नहीं है। तो आप पूरा गेम समझिए कि ये इनविटेशन नो इनविटेशन का मामला है नहीं, वहां पे अडानी जी का सेफ रेंडर हाउस बन गया है। अब वो केस होगा नहीं, सब्जेक्ट ये कि वो हमेशा वहां की कोर्टें बोलती हैं या एजेंसीज बोलती हैं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है। कोऑपरेट केस आपका पूरा कब होगा, जब यहाँ से कोई एविडेंस आपको मिलेगा कि हाँ यहाँ पैसे मिले, दिए गए थे। आपने तो इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं है कुछ। तो जो वहां हुआ है पैसा, ज्यादा तो ये होगा कि वो रिटर्न बोलेंगे या बोलेंगे कि भाई ये प्रूव नहीं हो रहा है। लेकिन 3 जगह में केस होने से शायद प्रेसिडेंट पार्डन में से लीगल डिपार्टमेंट बच सकता था, वो नहीं हुआ। इन्होंने बहुत ही होशियारी से क्लब करा दिया। नाउ द केस इज विद द फेडरल जज, और एनी टाइम इवन आफ्टर कन्विक्शन प्रेसिडेंट पार्डन मिल सकता है और ये केस बंद हो सकता है। ये अमेरिका की पार्डन हिस्ट्री है, तो इसमें अब डरने की बात है नहीं। बड़ा काम जो था वो हो गया, इन्विटेशन मिले या नहीं मिले। जी, जो आपने ये बताया चार्ल्स कुशनर, माना ये जाता है कि ये अब नॉमिनेट होंगे फ्रांस के एम्बेसडर भी। जो आपने बोला एक अभियोग का मामला उन पे विटनेस टैंपरिंग का या इलीगल कैंपेन का या टैक्स एवेजन का था, तो अब 2005 के इस जुर्म के खिलाफ उनका दिसंबर 2020 में पार्डन हो गया था। तो अब 2024 में अब वो एम्बेसडर फ्रांस के हो जाएंगे, क्योंकि ट्रंप साहब की सरकार आ जाएगी और ट्रंप का तो पूरा कंट्रोल पॉपुलर वोट पे भी है, सेनेट वोट पे भी है और कांग्रेस पे भी है। तो इस तरीके से अब तो ट्रंप मनमानी करेंगे। तो अदानी को फेडरल जजेस की अपॉइंटमेंट भी होती है क्या? वो सुप्रीम कोर्ट की जैसे जजेस की कोलेजियम के थ्रू अपॉइंटमेंट होती है, फेडरल जजेस की अपॉइंटमेंट भी गवर्नमेंट की अप्रूवल से होती है क्या? उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है क्या? फेडरल जजेस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है अदानी को माफ करने के लिए? ये मेरा दूसरा सवाल होगा आपसे। ये हम लोगों ने तो शायद चीफ जस्टिस को अभी एलिमिनेट किया है। यूएस में तो प्रेसिडेंट्स वर्ड इज द फाइनल, उसमें ज्यादा अगर आप उससे सहमत नहीं हो, तो जो मैंने आपको केस बताया जो अरपैयो का, उसमें हिज सेक्रेटरी रिजाइन इन द प्रोटेस्ट कि भाई मैं आपके इस चीज से सहमत नहीं हूं कि आपने इसको क्यों बचाया है अरपैयो को। तो ये वहां से ज्यादा होगा तो रेजिग्नेशन देगा। लेकिन ये कंफर्म है कि फेडरल जज के अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा से होता है, तो ऑब्वियस है, इट्स ह्यूमन नेचर, तो कुछ ना कुछ उसमें
और कुछ नहीं होगा तो वो केस तो काफी ऐसे हिस्ट्री में ट्रम्प जी के हैं, उन्होंने काफी केसेस को 5-7 साल तक बोर्ड पे आने ही नहीं दिया है, ये भी उनका एक हिस्ट्री रहा है। तो आई थिंक द सेफ हेवन हैज बीन क्रिएटेड और हम लोग चलते रहेंगे इसी चक्कर में, क्योंकि उनका जो मेन काम था, और अमेरिका को वैसे आप पूरे ग्लोबल सिनेरियो में देखिए तो उसको अभी इंडिया के अलावा किसी के पास आसरा है भी नहीं। जैसे वो ब्रिक्स के ऊपर बहुत हैवी होने की कोशिश करता है, ब्रिक्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ना उसकी चाइना मानेगा, ना अफ्रीका मानेगा, ना ईरान मानेगा, ना रशिया, तो किसको मनाएगा। तो ये शायद ऑब्लिगेशन में बहुत एक अपॉर्चुनिटी वाला टाइम आ गया है, शायद दोनों गिव एंड टेक वाला सिस्टम चलेगा, और मैं समझता हूँ इसमें द मैटर इज ओवर नाउ। जी। तो भारत को ब्रिक्स में ज्यादा इन्फ्लुएंस ना करे और रशिया और चाइना से उनको हटाने के लिए भी अदानी की बेट जो है वो कहीं ना कहीं ट्रंप उसको एज अ बेट यूज करेंगे और मोदी पे एक एहसान हो जाएगा, मोदी सरकार पे, कि देखिए हमने आपके क्रोनी कैपिटलिस्ट को यहां से छोड़ दिया, अब जैसा हम चाहेंगे आप वैसा करेंगे। शायद इसका उन्होंने उनसे कोई प्रॉमिस या उनसे कोई डील हो गई होगी, क्योंकि ब्रिक्स में चाइना और रशिया तो बिल्कुल यूएस की टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ खड़े हैं। आपने देखा, चलिए मोदी जी को नहीं बुलाया गया पर शी जिनपिंग को तो बुलाया गया, एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट को भी बुलाया गया, अर्जेंटीना के प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया गया, जिन पे $40 बिलियन का लोन था और चाइना ने उनसे बिजनेस डील करके उनका वो छुड़वाया। और कनाडा ने तो पहले ही कह दिया हमें फर्क नहीं पड़ता है, आप टैरिफ लगाएंगे तो डबल टैरिफ हम लगा देंगे, जो यहाँ से कंस्ट्रक्शन का मटेरियल जाता है, जहां से जो क्रूड ऑयल जाता है, हम उस पर भी टैरिफ लगा देंगे, तो क्विड प्रो क्यो हो जाएगा, अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो हम भी लगा देंगे। तो टैरिफ पॉलिसी से तो कंट्रीज नहीं चलते। पर ये जरूर आपने जो ठीक कहा कि ये डील हो चुकी है, क्योंकि इस डील की मोदी सरकार को सख्त जरूरत थी, क्योंकि अदानी का 12.5 लाख करोड़ रुपए का जो बिजनेस, जो अंपायर मोदी सरकार में खड़ी हुई है, अगर ये अभियोग का मामला जल्दी नहीं खत्म होता, और आपने देखा कुवैत जाके उन्होंने उनको $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दिलवाई ताकि जो क्रूड ऑयल की पाइपलाइन है इंडिया से श्रीलंका की वो पड़े और कोलंबो पोर्ट का काम शुरू हो उधर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा बहुत लगता है शुरुआती दौर में, और अभी 10 साल में पैसा लग ही रहा है। तो अदानी विल्मर से भी अदानी साहब को डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ी $2 बिलियन की लांस के साथ मिलके। तो और तीसरी जगह बांग्लादेश में गोदा प्लांट में उनका $790 मिलियन फंस गया है। उधर मोहम्मद यूनुस की सरकार ये कह रही है कि आपने टर्म्स जो थी हमारे साथ वायलेट की, क्योंकि जब आपने कॉस्ट स्ट्रक्चर्स दिए थे उस समय पर आपका गोडा प्लांट जो था वो एसईजेड नहीं था, तो आपने इंपोर्ट ड्यूटीज भी उसमें डाली कॉस्ट स्ट्रक्चर में, जिसमें पावर इक्विपमेंट परचेज जो होता है उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज भी डालें, उसमें आपने एक्साइज और जीएसटी और वैट भी डाला। और जब आपका एसईजेड घोषित हो गया और आपको 10 साल की टैक्स रिबेट मिल गई और इंपोर्ट पे भी आपकी कॉस्टिंग कम हुई, तो आपकी डेफिनेटली पर यूनिट कॉस्ट कम होनी चाहिए थी, आपने वो चीजें नहीं की। और अब उसका ऑडिट मोहम्मद यूनुस की सरकार कर रही है। तो अगर मान लीजिए $790 बिलियन का अदानी की तरफ से एक बकाया है, तो कल को यूनुस साहब कह सकते हैं भाई ये बकाया तो आपका बनता नहीं, उल्टा हमारे ऊपर, हमें हमारा पैसा बनता है आपके ऊपर, तो मामला आर्बिट्रेशन में जाएगा और मामला कहीं ना कहीं अदर में फंस जाएगा। पर ये जो 800 मेगावाट के, जो 1.6 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट खड़े कर दिए हैं गोडा प्लांट के, इनका क्या होगा गिरीश जी? बाकी सब चीजें तो आप मैनेज कर लेंगे, इसको कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, देखिए एसईजेड कॉन्सेप्ट में तो बहुत इजी है। आपने अगर कोई डिस्प्यूट को खत्म करना है तो आप वही मशीनरी को री एक्सपोर्ट कर दो। एसईजेड में अगर आपने कुछ एडवांटेज लिया है तो उसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस आपको नहीं भरनी पड़ेगी। अगर आप इंडिया में उसको बेचते हो तो लिक्विडेटेड डैमेजेस आएंगी, तो वो तो उनके लिए बहुत ईजी है। वो कहीं श्रीलंका, कहीं किसी न किसी छोटे कंट्री में उसी को वहां प्रोजेक्ट लेके वो बेच देंगे। अभी भी उनकी कोई होल्ड तो खत्म हुई नहीं है। तो ये हो सकता है कि वो किसी न किसी को पटा के, उनके पैसे ऑलरेडी बाहर पड़े हुए हैं, किसी न किसी कंट्री को ये प्लांट री एक्सपोर्ट कर दे। दैट इज द लास्ट रिसोर्ट दैट यू हैव। क्योंकि जैसे उनके लिए एसईजेड बन गया, वैसे एसईजेड का वो नोटिफिकेशन विड्रॉ भी हो सकता है, क्योंकि ये एसईजेड है ही नहीं। एसईजेड में काफी सारे यूनिट्स होते हैं, उसमें उनका कैप्टिव पावर प्लांट होता है, उनकी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, तो ये एसईजेड क्वालिफाइड तो है ही नहीं। तो एनी टाइम बाय नोटिफिकेशन उसको वो कैंसिल कर देंगे, तो वो एज इट इज सारा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा मामला है, तो उनको ही बचाना है, तो वो हो सकता है, उसमें कुछ नहीं। लेकिन बांग्लादेश की सिचुएशन देखिए कि यूएस की एक बहुत बड़ी पब्लिशिंग एजेंसी ने उनको वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग नेशन का अवार्ड दे दिया है कल बांग्लादेश को। तो ये युद्ध चालू रहेगा एशिया में। इंडिया पे ही सबसे ज्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि अभी सारों को अगर कहीं टैकल करना है तो एक सबसे बड़ा छोटा बच्चा जो बीच में बैठा हुआ, दैट इज इंडिया। अब इंडिया से रिलेशन भी खराब नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा कंज्यूमर तो आपका है,
और उनको ये पता है कि अभी सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो गई कि यूएसए अगर टैक्सेस लगाता है तो हमारी मार्केट खत्म नहीं होगी। वी हैव गॉट अफ्रीका, वी हैव गॉट चाइना, वी हैव गॉट मेनी कंट्रीज अराउंड जिसपे हम लोग कर सकते हैं। और चाइना का पेनिट्रेशन जो अफ्रीका में है वो डेफिनेटली इनडायरेक्टली इंडिया को हेल्प करेगा ही करेगा। तो समीकरण बदल रहे हैं, उनको जो चिंता है वो मेरे ख्याल से अभी ये भी फ्रस्ट्रेशन में ही डिसीजन लेते चले जा रहे हैं। तो आई डोंट नो, कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये बोल दिया कि शायद ये गोर्बाचोव साबित होगा अमेरिका के लिए ट्रंप, क्योंकि वो क्या करने बैठा है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जी, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा तमिलनाडु के कंसर्निंग। तमिलनाडु में एमके स्टालिन ने 1 महीने बाद, जब से अभियोग का मामला आया है उसके 1 महीने बाद साफ साफ कह दिया हमारा अदानी से कोई लेना देना नहीं है। हम तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अश्योरेंस पे हमारी स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है टैंगडेटको, तमिलनाडु जनरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो भी उसका नाम होगा, इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट कंपनी या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तो उसने ये 1000 मेगावाट का जो सोलर एनर्जी का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट को एसईसीआई के थ्रू ही वो उसको नल एंड वॉइड कर देंगे। दूसरी तरफ उन्होंने, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि उनका जो स्मार्ट मीटर्स का हिसाब किताब था 19,000 करोड़ रुपए का, उसको उन्होंने वापस ले लिया। हालांकि ये 19,000 करोड़ रुपए रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में सेंटर के द्वारा आने थे और 8.2 मिलियन स्मार्ट मीटर्स लगने थे जो एफिशिएंसी और बिलिंग को इंप्रूव करेंगे। हालांकि दिल्ली बॉम्बे में ऑलरेडी स्मार्ट मीटर्स चल रहे हैं। एग्रीकल्चरल मीटर्स को छोड़कर ये सब कमर्शियल और रेसिडेंशियल में ये लगने थे। अब बात ये आ जाती है कि तमिलनाडु में भी एक टैक्टिकल शिफ्ट दूसरे लोगों के ऊपर नजर आ रही है। जैसे आपने ब्लैकस्टोन की बात की कि हीरानंदानी का एक लॉजिस्टिक पार्क जो ग्रीन बेस के साथ इन्वेस्टमेंट 1500 करोड़ रुपए की आ रही है, चेन्नई लॉजिस्टिक पार्क, उसमें वो सारा मामला क्या है, एक तो मैं आपसे वो समझना चाहता हूं। और ब्लैक रॉक वो कंपनी है जो एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी को भी सपोर्ट करती है। और एक और बड़ी तमिलनाडु की जो न्यूज है वो टाटा पावर को लेकर है कि 4.3 गीगावाट यानी कि 4300 मेगावाट का एक सोलर सेल मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तमिलनाडु में लगाने की बात टाटा पावर की। तो अब रिन्यूएबल एनर्जी में रिलायंस भी प्रवेश कर रही है। आपको पता है कि उनको भी पता है कि क्रूड ऑयल रिफाइनरी से जो हमारी इनकम है वो आगे आने वाले समय में कब तक रहती है पता नहीं। रिटेल से वो लोग बाहर निकल रहे हैं, सिवाय ऑनलाइन मार्केटिंग के, एजियो के, रिलायंस रिटेल का कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, करीब 12-13% उनके टोटल पोर्टफोलियो में है। और क्रूड से ही उनकी बैलेंस 40-50% इनकम आती है। 25-30% इनकम उनकी अपने दूसरे बिजनेस, जियो बिजनेस से आती है जो आकाश अंबानी देखते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अब टाटा पावर, रिलायंस पावर और हीरानंदानी ग्रुप का ये जो लॉजिस्टिक पार्क है, जैसे तमिलनाडु में ये शिफ्ट हुआ अदानी को लेकर, क्या और स्टेट्स में भी जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स हैं उसमें बाकी कंपनियों को अब देखेंगे ज्यादा अब टेंडरिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हुए और बिजनेस करते हुए? कहीं ना कहीं अदानी अब बैकफुट पर आपको नजर आ रहे हैं इस इंडाइटमेंट के बाद। ठीक है, अभियोग का मामला है, फेडरल जज के पास आ गया है, ट्रंप के पास पावर है, छूट भी सकते हैं, 3 गुना फाइन शायद ना देना पड़े, पर सेबी का जो दाग माधुरीपुरी बुच के नाम पर और अब अदानी के नाम पर लगा है, स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे इसको हैंडल करेंगी? और ये तमिलनाडु के जो तीनों स्कीम्स हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। आदमी जी, एक आज दोपहर सुबह में ही एक मैसेज आया था बिजनेस वर्ल्ड में, पलक शाह का एक रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने अपना, आई फॉरगेट हिज नेम, उन्होंने जो पूरा इन्वेस्टिगेट अभी वो कर रहे हैं केतन पारेख के टाइम का, चेतन पारेख के टाइम। कि हाँ, उसमें सडनली कहीं पर से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने एक लूप होल ढूंढ लिया कि उसकी जो एंट्री की बुक्स थी उसमें उसने उसकी वाइफ का नंबर लिखा हुआ था और पान कार्ड नंबर इनका था। वहां से पूरा ढूंढते निकले तो पता चला कि उनकी जो एक डमी कंपनी उन्होंने खड़ी करी थी और अभी भी वो मार्केट में प्लेयर थे, दैट वाज अंडर दैट नेम, और अभी उसका इन्वेस्टिगेशन करके वो सब बंद कर रहे हैं। तो ये मानना पड़ेगा कि सेबी इतना पावरफुल है कि उस पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऐसी तो है जो कहीं से भी कुछ भी ढूंढ लाती है 15 साल पुराना केस। अब वो क्यों नहीं कर रही है इसका कोई आगे बोलने की जरूरत नहीं। अभी साउथ की आप बात कर रहे हो तो अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में एमआरटीपी एक्ट तो बहुत ही पावरफुल है लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है जिसमें अगर आपने अप्लाई किया और आपको लगे कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो यू कैन गो टू द कोर्ट, लेकिन वो तो शायद 10-12 साल में खत्म हो गया। तो वहां पर अभी आप सर्च करें तो सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी सप्लायर, द बिगेस्ट सप्लायर इन तमिलनाडु इज टाटा पावर्स। तो टाटा वाज ऑलरेडी क्वालिफाइंग देयर, लेकिन आपने उस वक्त के इन्फ्लुएंस में, और टाटा बिल्कुल एक प्रोफेशनल ग्रुप है, वो ऐसे ही झगड़ा करके या मीडिया को इनकलकेट करके रोना धोना शुरू नहीं करेगा, दे केप्ट मम। लेकिन अब उनके पास प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है तो दे विल डेफिनेटली गो इनटू इट।
और ब्लैक रॉक और इनका जो लॉजिस्टिक पार्क आ रहा है 1100 करोड़ का उनका जो प्रोजेक्ट है 360 स्क्वायर हेक्टर्स में, उसमें दैट इज एज गुड एज ए स्मॉल सिटी। उसमें आपको बाकायदा लॉजिस्टिक पार्क्स के साथ आपको रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस होंगे, कॉमर्शियल होंगे, रेलवे कनेक्टिविटी होगी, सारे मतलब फैसिलिटीज के साथ वो बड़ा पार्क बन रहा है। आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल प्रोबेबली। तो अब ब्लैक रॉक आप देखिए इनडायरेक्टली टाटाज में भी उसके शेयर लगे हुए हैं, रिलायंस में भी लगे हुए हैं। तो उसका तो ये होगा कि अपर हैंड तो अभी ब्लैक रॉक का रहेगा कि भाई मेरे को जहां जहां करना है। आप देखिए हीरानंदानी अब वैसे था, ही वाज ऑन द टॉप, वो काफी क्लीन कॉर्पोरेट्स में माना जाता था अंडर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो उसके साथ कहीं से मिल मिला के इन्होंने ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया, तो कंस्ट्रक्शन हैज बीन टेकन केयर ऑफ। ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट्स में उनको कोई दिक्कत है नहीं। टाटाज एंड दीज पीपल इफ दे गेट इन्वॉल्व तो रेलवे वगैरह भी सारा मैनेज हो जाएगा और बाकी भी सब मैनेज हो जाएगा। तो दैट इज अ वेरी कंप्लीट एक पैकेज जो ये लेके आए हैं मिस्टर स्टालिन। तो उन्होंने ये शुरू कर दिया इनको। मैं भी किसी लाइव बोल रहा था कि सब स्टेट को ये सीखना चाहिए कि आपके जो पावर्स में है, और जाते जाते चंद्रचूड़ साहब ने सही क्या गलत क्या पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि भाई जो भी मिनरल रिच स्टेट है उसको रॉयल्टी में पार्ट तो मिलना ही चाहिए। दिस इज अ बिग सोर्स ऑफ इनकम दैट ही हैज स्टार्टेड फॉर द स्टेट्स। तो आई थिंक दे शुड नाउ स्टार्ट वर्किंग। इंटरनल पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस करते रहेंगे, लेकिन जो वहां पे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो रियली वांट टू ब्रिंग अप देयर स्टेट, उनको ये सारे प्रोजेक्ट्स अभी लाके उस पर वर्किंग कर देना चाहिए। अडानी की मोनोपोली और जो जो था कि भाई पीएमओ ऑफिस से फोन आएगा वो दे देना है, वो सिचुएशन धीरे धीरे डाइल्यूट होता चला जा रहा है। तो दे शुड टेक एन एडवांटेज। और वो बिल्कुल सही है कि आप गवर्नमेंट फर्म के थ्रू ही टेंडर अगर मंगा के करते हो देन यू विल नॉट बी क्वेश्चनड इन द एंड। तो ऑब्वियस आप लीगल सिस्टम से चलिए तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, आपको इन्फ्लुएंस आएगा तो वो नहीं होगा। यहाँ पे मैं कई आईपीएस ऑफिसरों को जानता हूं जो उनको ऐसे फोन आता था कि इसकी ट्रांसफर कर दो, उसकी ट्रांसफर कर दो। उन्होंने मिल मिला के एक सिस्टम कर दिया कि भाई हु रिकमेंडेड उसका एक नोट बना देंगे। अब सारे बंद हो गए। तो ब्यूरोक्रेट्स को टैकल करना ही, लेकिन अगर आप उनको फ्री हैंड दे दो तो दे विल डेफिनेटली। आज तक हिंदुस्तान में जितने भी बड़े डिसीजन हुए दैट वाज ऑल ब्यूरोक्रेटिक ब्रेन्स, पॉलिटिकल ब्रेन्स नहीं थे। तो यू अलाउ देम, गिव देम अ फ्री हैंड, वो अपना काम करेंगे। जो नाराज होकर फोर्ट चला गया था उसको स्टालिन ने किस हद पे कन्विंस करके वापस लेके आया वो चेन्नई में। तो देयर आर अपॉर्चुनिटीज बट दैट शुड बी गिवन अ प्रॉपर टाइम एंड अ प्रॉपर डिसीजन। जी महाराष्ट्र में हालांकि 5.5 गीगावाट का जो 25 साल की बिजली सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट था वो इलेक्शन से पहले अदानी साहब को दे दिया गया था। अब तो महाराष्ट्र में 233 एमएलए के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जाहिर तौर पे महाराष्ट्र में तो सेफ है मोदी जी और अदानी जी। तो आपको याद होगा वो नारा महाराष्ट्र की इलेक्शन के समय, एक हैं तो सेफ हैं। तो महाराष्ट्र में सेफ हैं, चेन्नई में सेफ नहीं है, तमिलनाडु में सेफ नहीं है। और यूएस में अब ऐसी खबर आ रही है कि फिर से अदानी साहब मोदी साहब के द्वारा सेफ कर दिए गए हैं। आज की चर्चा में इतना ही। गिरीश जोशी जी, आज की चर्चा में भाग लेने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।